जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि इम्पोर्टेंट थ्योरी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। और एक बार सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकें। 101% आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस फंसने वाले हैं इन 2 चैप्टरों से। ये देख सकते हैं, वर्ष 2023 का रिजल्ट है हमारा, वर्ष 2023 का। ठीक है, जिसमें कि काफी स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। और देखिए, ये यूनिट्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सी यूनिट कितने नंबर की, मतलब चैप्टर कितने कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है आपका। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जो आसानी से मिलता है वह हमारे पास हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो हमारे पास हमेशा रहता है दोस्त, वो भी हमें आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए, है ना। इंसान 2 चीजों से मिलकर बना होता है, पहली तो किस्मत दोस्त, और दूसरी मेहनत। जिसमें कि दोस्त, किस्मत हर किसी की नहीं होती है और मेहनत भी हर किसी पर नहीं होती है। तो पढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए, फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, जिसके अंदर देखिए कूलाम का नियम। ठीक है, आपका दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल लागू। ठीक है, यहाँ से ये जो यूनिट है आपकी फर्स्ट 8 नंबर की आपकी पूछी जाती है, जो कि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगला, फर्स्ट यूनिट में गॉस की प्रमेय है। दूसरा, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डेफिनेशन आती है यहाँ से। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट यूनिट के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी यूनिट आपकी दोस्तों 7 नंबर की आती है एग्जाम में, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम का नियम। ठीक है, तथा अनुगमन वेग जो होता है। ठीक है, किरचॉफ के नियम भी है इसके अंदर। और सेल का विद्युत वाहक बल प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि सेकंड यूनिट आपकी 7 नंबर की आती है। अनुगमन वेग, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, विभाव। ठीक है, मापी सिद्धांत जो है वो आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछे आते हैं। तीसरी यूनिट आप देख सकते हैं, ये बायो सावर्ट के नियम, एम्पियर का पर्वतीय के अनुप्रयोग और नियम जो पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, यहाँ से क्वेश्चंस यूनिट से आते हैं। ये आपकी चौथे नंबर की यूनिट है, फोर्थ, जो कि आपकी 8 नंबर की एग्जाम में आती है, जिसमें लेंस का नियम, प्रेरण गुणांक, एलसीआर पर ट्रांसफार्मर। ठीक है, पूछा ही जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, 5वीं यूनिट है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके अंदर दोस्तों विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछे आते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पूछा आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, यूनिट्स बताई हैं, वो आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। अभी क्लास फिनिश होने के बाद मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। आप जहां से भी चाहें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं भाई, पहले तो आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ना आपका वर्ष 2015, 2018, 2020 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। बोर कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात। जो बोर है आपके साइंटिस्ट, उन्होंने प्रथम 3 कक्षाएं ली थी। ठीक है, उनका रेशियो कितना लिया था, क्या लिया था, रेशियो। तो रेशियो आपको बताना है कितना लिया था। आपको रेशियो पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था कि रेशियो कितना लिया था। बताइए भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट, फटाफट से बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। देखिए, जो रेशियो लिया था वो कौन सा लिया था, वो लिया था 1:9, 1:4:9। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको सी में नजर आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का हमारे का। ठीक है भाई, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये हाँ, यहाँ से 1 नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में या डायरेक्ट 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग में क्या अंतर होता है। मतलब कि जो अंतर पूछा, मतलब अंतर जो निकल के आता है, वो अंतर हमेशा किस में निकल के आता है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो कितना अंतर निकल के आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कितना निकल के आता है, डायरेक्ट याद रखिएगा 4.77। ठीक है, 77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। एक नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, बस बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। एक बार सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सेशन को कर दो लाइक। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन हो सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन क्या है? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या है? कितने एंगस्ट्रॉम है? 5.0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या जो एंगस्ट्रॉम में होगी वो कितनी होगी? बताइए कौन सा रेशियो, मतलब कितनी होगी भाई? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए भाई, कितनी होगी इसकी त्रिज्या? अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया ना, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर, इसमें हम इसमें पाई में भी ले सकते हैं। पाई में मतलब समझ रहे हो कैसे ले सकते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, एच अपॉन के 2 पाई है ना, किसमें? h/2 पाई में। तो यहाँ से इसका ये भी हम बता सकते हैं कि जो पूरा रेशियो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? h/2 पाई। ठीक है, तो ये अंतर निकल के आता है कोणीय संवेगों का। या फिर हम इसमें 4.77 एंगस्ट्रॉम बोल सकता हूँ। जो इस अगला वाला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था आपके सामने, ये वाला, इसका भी आंसर यही हो जाएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस बस समझ रहे हैं, क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। आपको पढ़ने में मतलब कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड, कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? इसकी क्या शर्त होती है? एग्जाम में देखिए पूछा गया है 2015, 2016, 2018, 2020 और 2023 के अंदर। देखिए 5 साल लगातार क्वेश्चन, 6 साल, 5 साल, 6 साल पूछा ही गया है। या दूसरे नंबर से इस क्वेश्चन को पूछेगा घुमा के, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की विशेषता का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, जो कि इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, क्या है कि स्थायी कक्षा, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा मतलब जो होती है, क्या होती है कि जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, किसी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए भाई साहब? कोणीय संवेग या तो mvr होना चाहिए या h/2n होना चाहिए, यानी कि n यहाँ पे नंबर्स हैं आपके, क्या है? mvr या फिर आपका h/2n, जहां पे n क्या आपका नंबर। ठीक है, का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यही इसकी शर्त है। तो यहाँ पे एग्जाम में देख सकते हैं आप, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे आता है। कितने मार्क्स के अंदर? 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते चलिए एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान डायरेक्ट एग्जाम में आता है भाई, 2 नंबर 1 नंबर के अंदर। यहाँ पे 2 नंबर है ना, 1 नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितने नंबर में पूछा जाता है? डायरेक्ट आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? जूल में होता है, वोल्ट में होता है, या जीरो होता है? बताइए, जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर कितना होता है? 13.6। अब 13.6 प्लस का होगा या माइनस का? तो आपका होता है प्लस का। ठीक है, धनात्मक होता है, तो इसलिए आपका वी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर। ये आपका कौन सा था? एमसीक्यू 4th था शायद। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, काफी शानदार जानदार अच्छा क्वेश्चन है। आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान बताइए। ठीक है भाई, हाइड्रोजन परमाणु आयनन ऊर्जा की परिभाषा देनी है हमको। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक आवश्यक बाह्य ऊर्जा को परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मैं चैप्टर आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आप समझ सकते हैं, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कौन सा चैप्टर है इसमें। एक तो आपका नाविक वाला चैप्टर है, कौन सा? नाविक। ठीक है, और इसके अंदर प्लस आपका परमाणु, कौन सा भाई? परमाणु। ये 2 चैप्टर हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स मैंने लिए हैं, एक तो नाविक वाला लिया है और एक लिया आपका परमाणु वाला। तो ये 2 लेसन है जिसके अंदर से ये आपके मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपके कम से कम 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और दोस्तों टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अच्छा, यहाँ पे इसकी ऊर्जा का मान भी पूछ रहा है ना, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा, बाह्य मतलब बाहर की ऊर्जा। ठीक है, आवश्यक बाह्य ऊर्जा को परमाणु की आयनन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा कहते हैं? आयनन ऊर्जा परमाणु की कहते हैं। अच्छा, परमाणु की आयनन ऊर्जा तो हम कहते हैं हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा परमाणु की आयनन ऊर्जा। फिर कह रहा है हाइड्रोजन के लिए इसका मान बताओ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या, इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेंगे यहाँ पे हम, क्या कि यहाँ पे हम H2
ठीक है, यानी कि बोल देंगे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। ठीक है भाई, क्लियर पॉइंट। चलिए, जो इसकी आयनन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, कितने वोल्ट होती है, मैंने आपको पीछे भी बताया था 13.6, जो कि पॉजिटिव होती है, ईवी। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या आपका मान है, ये किसका मान है, हाइड्रोजन के लिए इसका मान है, किसका मान, आयनन ऊर्जा का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ठीक है, तथा बोर मॉडल में क्या अंतर है, दोनों के में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर के मॉडल में। ठीक है, अथवा बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार है। यहाँ तो अथवा है ना, ये आपका, ये अथवा आपका दो तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन ऊपर वाला अलग है और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, दोनों का अर्थ जो होगा एक ही होगा, आंसर आपको यही वाला देना है। देख सकते हैं 2022 में जीबी सेट में पूछा गया, 2023 में जेडएस सेट में पूछा गया है। ठीक है, 2 साल लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, इस वर्ष भी आने के इसके चांसेस हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं, बिल्कुल। इसके प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होता है, क्या होता है, सतत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। जबकि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, कैसा होता है भाई, यहां पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कैसा होता है, रेखीय होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगें क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में क्या है, अंतर है, छोटा सा बेसिक सा, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन को राइट भी करते चलिए साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये पूरी पीडीएफ दोस्तों, पूरी पीडीएफ है ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा क्लास फिनिश होने के बाद में। ठीक है, अब बेनिश्चिंत रहिए। देखिए दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, इसलिए समय का उपयोग करो ना कि दुरुपयोग, जितना हो सके मेहनत करो, अभी जितना आप कर लेंगे वो आपके लिए ही बेहतर है। क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसका मान भी बताइए। ठीक है, जो कि मान वोल्ट में होता है, 2016 देख सकते हैं, 2018, 2022, 2023 जेडएस सेट में पूछा गया है, 5 साल लगातार। ठीक है, 4 साल लगातार आया हुआ। आंसर इसका क्या है, प्रथम उत्तेजन विभव मतलब वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को ऊर्जा स्थानांतरित, क्या भैया, किसी परमाणु को ऊर्जा स्थानांतरित करे और उसे उत्तेजित कर सके, क्या कर सके, उसे उत्तेजित कर सके, यानी कि प्रकट कर सके, उस परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव कहलाता है। जो परमाणु का जो विभव होगा वो कौन सा विभव कहलाएगा, उत्तेजन विभव कहलाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव, कौन सा उत्तेजन विभव, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव कितना होता है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा 10.2 वोल्ट होता है। ठीक है, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बट थोड़ा सा अंतर है। यहाँ से बस आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है, आपको घुमाएगा एग्जामिनर। दोनों चैप्टर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बने तो नहीं से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। दिस इज माय चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है भाई, नाभिक और परमाणु वाले चैप्टर से फिजिक्स। तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव का क्या अर्थ है, 2020, 2022, 2023 में भी पूछा गया है। वह न्यूनतम त्वरक, वही चीज समझने भाई, क्वेश्चन घुमा दिया, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को स्थानांतरित करे और उसको आयनित कर सके। ठीक है, उस परमाणु का आयनन विभव उस वो या सेम। ठीक है, एग्जांपल में जो परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना होता है, 13.6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, तो कितना होता है, 13.6 वोल्ट होता है। गॉट इट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को कर दो शेयर, जिससे कि और भी बहन भाई क्लास के अंदर ज्वाइन हो सके। और क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड उठाए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करो। देखिए भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2019, 2020, 2022, 2023 में पूछा गया है।
ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 3 परिकल्पनाओं को लिखिए और समझाइए। इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ लिया, 3 साल ऐसे आया। अथवा करके ये क्वेश्चन फिर ऐसे घुमा के आ सकता है, कैसे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अविधारणाएं लिखिए। क्या लिखिए, अविधारणाएं लिखिए, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ लेगा, देखिए ध्यान से, बोर के बोर ने अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या क्या बताई हो, ठीक है, कमियों को किस प्रकार मतलब डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देखेंगे। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, नील बोर, मतलब साइंटिस्ट है नील बोर, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कितनी परिकल्पनाएं दी, 3 दी। परिकल्पनाएं कितनी दी, 3 दी थी। अब कौन कौन सी थी 3, फटाफट से देखिए। देखिए भाई 3 परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें केवल उनका कोणीय संवेग कितना, एच बट्टे 2, कितना भाई, एच अपॉन के 2, एच अपॉन के 2 का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m यानी कि मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसके उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या तथा उसका वेग हो तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन के 2 पाई। ये एन एच अपॉन के नीचे आएगा 2 पाई। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है पॉइंट इतना। तो ये क्या इसका यहाँ पे फॉर्मूला है छोटा सा, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आपका पहला था, क्या थी, पहली परिकल्पना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दूसरी और तीसरी और देखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 4-5 तरीके से, कोई सा भी तरीका आपके एग्जाम में आ सकता है फिर, ठीक है, आपको अपने पेपर में नजर आ सकता है। देखिए भाई, स्थायी कक्षाओं में, दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरी परिकल्पना है, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व क्या रहता है, सीधा रहता है, बना रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल ऊर्जा मिल रही है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा के ऊंची कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, परंतु यह केवल 1 से 8 सेकंड, मतलब 8 से 10 बोल दो, उल्टा लग गया है, 8 से 10 सेकंड तक ठहरता है। तुरंत ही अपनी निजी कक्षा में क्या होता है, फिर ठहरने के बाद लौट जाता है, तथा लौटने के समय दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, ठीक है, उज ऊर्जा क्या, उज उत्सर्जित कर देता है, ठीक है, रिवर्सेबल कर देता है। यदि इलेक्ट्रॉन की उस ऊंची कक्षा में ऊर्जा क्या, ऊर्जा E2, एनर्जी E2, ठीक है, तथा नीची कक्षा में एनर्जी 1, ठीक है, E1, तथा उत्सर्जन तरंग की आवृत्ति क्या होती है, V होती है। बताइए यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चंस भाई आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनको लर्न कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन 101% बनते हैं, ठीक है। अब EB और EV बनता है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है इसका। क्या आता है, HB, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा, HV इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी 2 है आपकी E2, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं भाई, एनर्जी 2 है आपकी E2, ठीक है, ये माइनस होती है E1 से, तो E2 माइनस E1, ठीक है। या तो आपका ये बन जाएगा एक फॉर्मूला, ठीक है, या फिर आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या, मैं आपके सामने वो भी लिख देता हूँ, या फिर मैं इधर लिखता हूँ, क्या है, कि जो V है ना, ये H के बराबर में V को तो मैंने बाहर निकाल लिया। अभी क्या बचा आपका H, E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1, ये हमने लिख दिया भाई। H के पास B था, B हमने आगे ले लिया, बचा H कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई, गॉट इट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख के आ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है 2 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन क्या बनेगा, मंदक क्या है, उदाहरण भी दीजिए, उदाहरण से बताओ। दूसरा, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, कैसे, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मंदकों के नाम लिखिए। कौन कौन से 2 मंदक हैं, एक तो आपका ग्रेफाइट, बाहरी जल, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, ये 3 है, 3 में से कोई से भी आपके 2 पूछे गए हैं। तो मंदक ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देते हैं, मंद यानी कि स्लो कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मंदक। मंदक से ही पता चल रहा है, मंद गति कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पर ग्रेफाइट, बाहरी जल, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। देखिए 3 वर्ष लगातार पूछा गया है, 2017, 2020 और 2023 के अंदर।
2 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, ठीक है, मंद करने के लिए मंदक के रूप में हम क्या करते हैं, उपयुक्त करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या हो गया, ये प्रयोग हो गया। क्लियर है भाई पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लीजिए, ठीक है। द्रव्यमान एक तो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जाती है, परिवर्तित की जा सकती है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। क्या है भैया, ये एक दूसरे के तुल्य है, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अतः किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त ऊर्जा के संरक्षित क्या होती है, रहती है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है। 2016, 2018, 2020, 2022 में पूछा गया है। नाभिक को बंधुत्व, ठीक है, नाभिक को बंधुत्व ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका 2 नंबर के अंदर कितने वर्ष, 5 साल लगातार, 4 साल वर्ष पूछा गया है, 4-5 साल। तो आप इस क्वेश्चन को भी लर्न कर लीजिएगा। क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा का वह ऊर्जा भाग, ठीक है, जो नाभिक के न्यूक्लियनों, ठीक है, न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग बखेर देता है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा, ठीक है, जितनी अधिक होती है वह नाभिक ऊर्जा उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखिए नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण समझाइए। ये ऐसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछ लेगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है, 2014, 2018। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाले तरीके से 4 साल पूछा गया लगातार। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। 2 हल्के नाभिकों के प्रयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, तब प्राप्त होता है। गॉट इट। इसका एग्जांपल क्या है, किसका भाई, किसका एग्जांपल है आपका, नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या क्या उदाहरण है इसका, जब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूरेटियम यानी कि 1s2, ठीक है, कि 2 नाभिक संलयन होते हैं तो टाइटियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आपका ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैंने आपके 2 चैप्टर परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर आपके साथ में डिस्कस किए हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। और ये आपकी जो यूनिट्स बताई हैं मैंने, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी यूनिट कितने कितने मार्क्स की आती है, ठीक है भाई। तो देखिए 2 लाइन फिर से आपके लिए, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है दोस्त जो कोशिश 1000 बार करता है। तो ट्राई एंड ट्राई। सेशन को कर दो लाइक, वीडियो को कर दो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।